नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने कहानी संग्रह में एक नई कहानी और जोड़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है मकान। मकान शीर्षक की ये कहानी है और इसके लेखक हैं अमरकांत जी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसे शुरू करता हूं देर न करते हुए। मैंने चौंक कर सिर उठाया। मनोहर मेरे सामने दांत निपोरते दुबका सा खड़ा है। मैं या तो चिट्ठी लिखने में इतना व्यस्त था या वहीं पता नहीं किधर से किसी मच्छर या मक्खी की तरह कमरे में घुस आया कि मुझे मालूम ही न पड़ा। मैं सामाजिक और राजनीतिक काम भी करता हूँ और एक ऐसे उदार व्यक्ति के रूप में मशहूर हूँ जिसका बड़े बड़े लोगों से परिचय है और जो दूसरों के काम कर दिया करता है। इसलिए घर पर भी मेरे पास लोग आते रहते हैं। वह पहले भी मेरे पास एक दो बार आ चुका है। मेरा ख्याल है अक्सर मैंने मनोहर को खाकी पैंट पहने और छाती निकाल कर चलते हुए देखा है। बोलते समय उसकी आंखें बुरी तरह सिकुड़ती हैं। दवाइयाँ बनाने की एक फर्म में वह चिट्ठियाँ डिस्पैच करता है और बिल्टियाँ बनाता है, इसलिए उसको डिस्पैच बाबू या बिल्टी बाबू कुछ भी कहा जा सकता है। मैंने कलम बंद करके मेज पर रख दी और उसको साग्रह कुर्सी पर बिठाया। 2 दिन बाद मज़े की बारिश हो जाने से मौसम में शीतलता आ गई है और तेज़ पुरवाइयाँ चलने के कारण दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे फड़फड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। बगल वाले मकान से रेडियो के सुगम संगीत की धुन आ रही है। मैं उसके आने का कारण पूछता हूँ। बाबूजी, एक काम है, उसने तिरछी दृष्टि से देखकर संकोचपूर्वक कहा। कहिए। मैंने पीठ कुर्सी पर टिका दी और मेरा काम ऐसा है कि मुझे हर व्यक्ति की बात सुननी ही चाहिए और आश्वासन के 2-4 शब्द भी कहने ही चाहिए। बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आया कि अपनी परेशानी किससे कहूँ। दूसरे लोग मजाक करते हैं, लेकिन आप। ठीक है, मैं समझ गया। अपनी बात बिना किसी संकोच के कहिए। मैंने उसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए कहा। बाबूजी, मुझे एक मकान चाहिए। खरीदना है? मुझे अचंभा हुआ कि ऐसे मामूली लोग इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। जी नहीं बाबूजी, वह दांत खोलकर हंस पड़ा। किराए पर ही इसको बदलना चाहता हूँ। ऐसे बेकार काम के लिए कोई आए तो उस पर कुछ गुस्सा होना स्वाभाविक है। मकान दिलाने की मेरे पास कोई एजेंसी है? यह तो सौभाग्य की बात है कि मेरे पास अपना मकान है, पर जो किराए में रहते हैं उनकी हालत मैं कुछ जानता हूँ। मैं हैसियत वालों की बात नहीं करता। यह सभी जानते हैं कि आजकल मकान नहीं मिलते और जो मिलते हैं उनके किराए अनाप शनाप बढ़ गए हैं। वस्तुतः एक साधारण आदमी को मकान के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। मकान मालिक तरह तरह के होते हैं, पर सबके कुछ न कुछ नखरे होते ही हैं। इधर से न जाइए, गोश्त मछली अंडा न खाइए, लकड़ी न जलाइए, हारमोनियम तबला वगैरह न बजाइए, हल्ला गुल्ला न कीजिए, घर के काम में हिस्सा बटाने की उदारता भी दिखाइए, हर 2 वर्ष पर किराया बढ़ने दीजिए या मकान छोड़ दीजिए। स्पष्ट है कि इस काम में कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, पर ऐसा
मैं कह भी कैसे सकता हूँ। आप इस मकान में कितने दिनों से हैं? मैंने पूछा। 6-7 साल से। क्या तकलीफ है उसमें? मकान मालिक से कोई झंझट हुआ है, मैं समझा दूंगा। झगड़ा झंझट नहीं है। अंधेरी गली में एक कमरे के मकान में कुछ तकलीफ तो है ही, पर इसकी मैं परवाह नहीं करता। बस मैं इस मकान को छोड़ना चाहता हूँ। आपका इतना परिचय है, आप कह सुनकर मेरे नाम अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं। बस इतना नाम न लीजिए, यह तो और भी मुश्किल काम है। कितना किराया है आपके मकान का? आप रद्दी से रद्दी मकान भी लेंगे तो 40-50 लग ही जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर मकान मालिक से लड़ाई नहीं है तो कुछ तकलीफ बर्दाश्त करके उसी में बने रहिए। वह कुछ देर तक खामोश रहकर दूसरी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में से किसी बूढ़े बीमार बैल की बेचारगी झांक रही थी। फिर गिड़गिड़ाए से स्वर में बोला, क्या बताऊं बाबूजी, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हमेशा एक डर बना रहता है, अजीब बात। वह फिर खामोश हो गया। मुझे लगा उसका स्वर रुआ सा हो उठा है। खैर, एक बात तो है कि मुझे लोगों से बात करने और उसकी समस्या जानने में मज़ा आता है। मैंने उसको उत्साहित करते हुए मुस्कुरा कर कहा, साफ साफ कहिए ना, संकोच ना कीजिए, मेरे पास समय है, शायद मैं कोई हल निकाल लूँ। वह मेज पर रखे पेपर वेट को देखकर कुछ देर तक सोचता रहा। उभरी हुई हड्डियों वाले उसके पीले चेहरे पर इस समय एक विचित्र गंभीरता दृष्टिगोचर हुई, गोया वह कोई अरस्तु या सुकरात हो। बात कहने के पूर्व उसके होठों में कंपन भी नजर आया। शायद वह अपने विचारों को निश्चित आकार और रूप देने का प्रयास कर रहा है। साहब, लोगों को मकान की ज़रूरत होती है। उसकी आंखें किसी सनकी की तरह चमकने लगी। मकान सर्दी, गर्मी या आंधी, पानी, ओला, पत्थर से रक्षा करता है कि नहीं? मकान एक छाया देता है जिसके नीचे इंसान सुख के साथ सो सकता है। मकान में रहकर हमें गर्व होता है कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। मकान आदमी को हंसाता है, संतोष देता है, उसमें जोश भरता है, उसको ऊंचा उठाता है, उसको आगे बढ़ाता है। ऐसे ही हंसते हुए मकान में आदमी रहना पसंद करता है। लेकिन कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनमें तकलीफ ही तकलीफ होती है। उसमें हर काम उल्टा होता है। उसमें रहकर हर जगह मात खानी पड़ती है। आशा और विश्वास खत्म हो जाता है। मेरा मकान ऐसा ही है। वाह, यह तो मकान का दर्शन समझाने लगा। उसके मुंह के दोनों कोनों पर गाज उभर आए, जैसे किसी खीरा को उसके कटे हुए भाग से देर तक रगड़ा हो गया हो। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा था। मैं उसको ऐसा फटीचर व्यक्ति समझे हुए था जिसके पास दिमाग नाम की वस्तु होती ही नहीं। लेकिन वह इस समय अपनी बात ऐसे सधे हुए ढंग से पेश कर रहा था कि उसको दाद देनी ही पड़ेगी। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैंने अचानक आए एक टेलीफोन कॉल को अटेंड किया और फिर फ़ोन रख कर बोला, रुक क्यों गए बाबूजी? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पहले मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था।
पर अब दिमाग में अजीब अजीब सी बातें उठती हैं। जो कुछ नहीं जानता चाहता वही सोचने और करने लगता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है। पहले मुश्किल से मुश्किल काम को हो जाते थे, अब कुछ भी नहीं हो पाता। दुनिया में और लोग भी तो हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बाबूजी? मैंने एक विधर्मी लड़की से शादी की थी। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। मुझे घमंड होता था कि जब हम एक ही ज़मीन के इंसान हैं, तब धर्म का बंधन तोड़कर हमने एक बड़ा काम किया है। मैं उन दिनों पास ही के एक कस्बे में काम करता था। मैं एक हफ्ते के लिए काम पर चला जाता और शनिवार को चला आता। जब मैं इस मकान में आया तब मेरे 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन यहाँ आने के दूसरे साल ही वह बीमार पड़ गई। उसको टीबी हो गई। यह एक लंबी बीमारी थी और इसके इलाज में कर्जा बढ़ गया। महाजन के यहाँ से उधार आने लगा, जो अब तक जारी है। बाजार में अगर 1.5 रुपये का 1 किलो चावल मिलता है तो वह मुझे 1.5 रुपये का एक सेर देता है। हर सामान में ऐसा ही होता है। वेतन मिलने पर जब मैं उसको पिछला पैसा देता हूँ, तब अगले महीने के लिए उधार देता है। बीबी की हालत अब भी बीच बीच में ख़राब हो जाती है। अब हम लोग एक हफ्ता दाल खा पाते हैं, 1 डेढ़ हफ्ता सब्जी और बाकी दिन बेसन चना वगैरह के साथ रोटी या चावल खाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैंने अपना भाग्य सुधारने की जी तोड़ कोशिश शुरू की है। बीवी के जेवर बेचकर मैंने एक साथी के साथ मिलकर चौक में चाट की दुकान खोली, पर वह साथी सारा पैसा खा गया। इसके बाद मैंने एक साहब के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे छुड़ा दिया और आधा पैसा भी मार लिया। फिर मैंने लॉटरी के टिकट लेने शुरू किए। 2 साल तक मैंने ऐसा किया, पर यहाँ भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। इस बीच मेरे दोस्त बिखर गए। यह उम्र का असर है या मेरी ही तरह उसमें भी निराशा की भावना है? मैं नहीं कह सकता। मैंने हर जगह चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दी। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद हो गया। मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता, बल्कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसके अलावा कुछ भी हो नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे मोहल्ले में और भी लोग तो हैं, वे कितने खुश दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि इधर मेरे दिमाग में अजीब बहके ख्याल आने लगे हैं, जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। पागल क्यों? हाँ, पागलपन नहीं तो और क्या। मैंने मकान के बारे में अभी आपसे कहा था। जब मैं घर में रहता हूँ उस समय मेरी जो हालत रहती है वह घर से निकलने ते ही बदल जाती है। घर से बाहर रहने पर मैं हमेशा घर के बारे में सोचता हूँ और घर में घुसते ही उससे नफरत करने लगता हूँ। मैं एकदम बदल जाता हूँ, गोया आदमी से शैतान हो गया हूँ। दूर से घर को देखते ही मेरे शरीर में तनाव महसूस होने लगता है और निराशा, क्रोध, नफरत के तूफान मन में उठने लगते हैं। मेरा मुंह गंभीर होकर फूल जाता है
मैं या तो मनहूस की तरह चुप रहता हूँ या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ। बीवी का वही बेचारगी से भरा पीला चेहरा, आंगन से उड़ती हुई वही दुर्गंध और बच्चों के वही फटे पुराने कपड़े। घर में सभी मुझसे डरते हैं और जितना वे डरते हैं उतना ही मैं उनको अपमानित करता हूँ, उन पर चिल्लाता हूँ, उनको कोसता हूँ। इससे मुझे संतोष मिलता है। लेकिन घर से जब मैं बाहर निकलता हूँ तब मेरा मन अपने ही आप पश्चाताप से भर उठता है। उसमें बीवी और बच्चों का असीमित प्यार उमड़ कर लहरें लेने लगता है। मैं कल्पना में उसको ढाढ़स बंधाता हूँ, उनके बालों को सहलाता हूँ, उनके ललाट को प्यार से चूमने लगता हूँ। लगता है कि उनको जितना मैं प्यार करता हूँ उतना कोई भी किसी को न करता होगा। मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ। ऐसे सोचते ही पता नहीं कैसे बदलेगी, कैसे नहीं, मैं आज बादलों की तरह हल्का होकर ऊपर उड़ने लगता हूँ और फूलों की तरह खिल उठता हूँ। हाँ, रोज़ यही ऐसा होता है। यह अपने आप हो जाता है। इसको आप पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। और एक दिन तो मुझसे एक अपराध भी हो गया है। अपराध? मैंने बड़ी ही हैरानी से उसको देखा। जी हाँ, वह खामोश हो गया और फिर सिर झुकाकर उसने होठों को काटने लगा। उसके चेहरे में सिकुड़न आ गई और नथुने फूलने लगे। निश्चय ही उसकी बातें बड़ी विचित्र थी, लेकिन मैं अभी तक समझ न सका कि वह क्या कहना चाहता है। क्या इसने अपनी बीवी को मार डाला है या चोरी डकैती जैसा अपराध किया है? यह तो स्पष्ट है कि ऊपर से यह जितना बेवकूफ़ दिखाई देता है उतना शायद है नहीं। बहुत कुछ सोचता और समझता है। वह अब चेहरा उठाकर सामने दीवार की ओर देखने लगा था। जी हाँ, उसको मैं अपराध ही कहूँगा। वह धीरे धीरे बोला, बाबूजी, 2 महीने पहले की बात है। मैं निराशा के एक बड़े ही भयंकर दौर से गुजर रहा था। गोया मैं सड़ाध और बदबू से भरे एक कमरे में बंद कर दिया गया हूँ। मैं दफ्तर से आया तो पत्नी मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। अभी 1 घंटा पहले मैं दफ्तर में उसके मासूम चेहरे और स्वच्छ सफ़ेद दांतों के बारे में सोच रहा था, और यहाँ आकर मेरे मन में एक बेपनाह अंधकार छा गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन शकीला मुस्कुराए जा रही थी। क्या कोई खुशखबरी है? मैंने उसको घूर कर देखा तो उसने एक चिट्ठी मेरे सामने बढ़ा दी। यह शकीला के मामू मोहम्मद अली की थी। मेरी आंखों के सामने एक ठिकने आदमी का हंसता चेहरा उभर आया, पर वह बड़े ही नेक हैं। मैंने जब शकीला से शादी की तब मोहम्मद अली को छोड़कर सभी खिलाफ थे। मोहम्मद अली की तम्बाकू की एक दुकान है। उनके बाल बच्चा कोई नहीं। शकीला को वह बहुत प्यार करते हैं। जब फुर्सत होती थी यहाँ आते थे और कुछ न कुछ दे ही जाते थे। शकीला की बीमारी में भी उन्होंने भरसक मदद की, पर इधर 3-4 साल से बीमारी और तंगी में रहने लगे थे। करीब 2 साल से वह इधर न आ पाए थे और हम भी नहीं गए थे। हम लोगों की गलती और लापरवाही के कारण चिट्ठी का आना जाना भी बंद हो गया था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि
उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है और वह कुछ दिनों के लिए हमारे पास आना चाहते हैं। इससे उनकी तबीयत बहल जाएगी। अगर हम लोग कहे हो तो वे 8-10 दिन के अंदर यहाँ आ जाएंगे। चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं कमरे में जाकर टूटी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरी चीख मेरे अंदर घूमड़ कर रह गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं बेहद डर गया। शायद दूसरों के एहसान को याद करने की शक्ति है मुझ में, शायद अब भी मुझ में नैतिक शक्ति है। मेरा दिल रोने लगा, जैसे कोई मुझे छुरियां चुभो रहा है। शकीला के मामू के एहसानों को मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने हमेशा मेरे लिए किया है और मैं उनके लिए कुछ भी न कर सका। और आज जब उन्होंने जबान खोलकर कुछ कहा है तब तो मेरा कुछ कर्तव्य हो जाता है। नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। उनको बुलाऊँगा, इज्जत से रखूँगा, दवा दारू कराऊँगा। मैंने उत्साह से सिर ऊपर उठाया तो शकीला मेरे सामने खड़ी थी। क्या सोच रहे हैं? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने दूसरी ओर देखते हुए कहा। मुझसे आप नाराज़ रहते हैं ना? क्यों? मैं बीमार रहती हूँ, कुछ कर नहीं पाती। बताइए, हम रोज़ झगड़ते रहते हैं। मेरे मुंह से मैं भी जो आता है वह कह जाती हूँ। यह होना नहीं चाहिए। एक से एक दुख लोगों पर पड़ते हैं। नहीं, अब कुछ नहीं होगा। हमको रोज़ 1-8 घंटा आपस में बातचीत करनी चाहिए। हाँ हाँ, आपने मामू के बारे में कुछ सोचा? ठीक है, चिट्ठी लिख दूँगा। हाँ जी, मेरी भी तबीयत है कि मामू को 1-2 महीने अपने पास रखूं और उनका इलाज करवाऊं। पता नहीं क्या होगा, मेरे भी देह का क्या ठिकाना। अपने हाथ से मामू के लिए कुछ कर सकूं तो मुझे तसल्ली होगी। हाँ ठीक है, मैं आने के लिए लिख देता हूँ। इतना कहकर मैं उठ गया और मैं नहीं चाहता था कि शकीला मुझसे भविष्य में के किसी प्रोग्राम के बारे में बात करे और मेरे उत्साह में खलल डाले। मेरे पास उत्साह के अलावा क्या है? घर के अंदर बहुत दिनों के बाद ऐसा उत्साह आया था। क्या यह शर्म की वजह से था या उसके मोल में टालने का उद्देश्य था? लेकिन यह उत्साह 1-1.5 घंटे से अधिक नहीं रहा। इसके बाद मन में फिर वैसा ही अंधकार छा गया, बल्कि और भी घना। मैं यह कैसे कह पाऊँगा? मैं कर्ज से लदा था। मैं पैबंद लगा कर एक ही पोशाक को पहने हुए था और जरा सा भी खिंचाव मुझे पूरी तरह नंगा कर देता। मैं बेहद बेचैन हो उठा। शकीला मुझे देख देख कर मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में सच्ची खुशी नाच रही थी। उसकी आंखों से मुझे डर लग रहा था। उसने कई बार कहा कि चिट्ठी लिख दूँ और मैंने कहा कि अभी लिख देता हूँ। इस तरह मैं टालता रहा। जब वह बरामदे में खाट पर लेट गई तो उसने कहा कि लिफाफा उसके सिरहाने रखा है। मैं कमरे में टहल रहा था। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं मामू साहब को बुलाऊं और उनका दवा इलाज कराऊं, पर वास्तविकता मुझे दूसरी ओर ले जा रही थी और मैं और कर्जा लेने की ही स्थिति में नहीं था। फिर कर्जा कौन देगा? शकीला पर मुझको तरस आ रहा था। मैंने उसके लिए क्या किया है? मेरा प्यार झूठा है क्योंकि अब मैं कोई उसका ठोस सबूत नहीं दे सकता। मेरे दिमाग में अजीब अजीब डरावने ख्याल आ रहे थे। जब मुझे ऐसा लगा कि शकीला सो गई है
तब मैं चुपके से दबे पांव बरामदे में आ गया। शकीला की आंखें खुल गई। वह बहुत मीठे ढंग से मुस्कुराई और जवानी के दिनों में वह इसी तरह मुस्कुराती थी। खत लिखेंगे? वह बोली। अभी लिख देता हूँ, मैंने कहा। मैं फिर कमरे में आ गया। मैं कभी बैठता और कभी टहलता। बहुत देर के बाद मैंने कमरे से ही झांक कर देखा। चारों ओर खामोशी थी, जिसमें शकीला की सांस की आवाज़ मुखर हो रही थी। मेरी इच्छा हुई कि जानवर उसके होठों और पलकों को चूम लूं। मेरी इच्छा हुई कि जाकर उसके होठों और पलकों को चूम लूं। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। निश्चय ही अब वह सो रही है सुख की नींद, पर अगर मैं जाऊं तो वह कहीं जग न जाए। इसी समय मैंने एक अजीब सी हरकत की। मैंने चप्पलें निकाल दी और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। फिर धीरे धीरे खिसक कर उसके सिरहाने की ओर जाने लगा। कोई भी आशंका होने पर मैं जमीन में दुबक जाता। आखिर मैंने सिरहाने के पास जाकर दोनों चिट्ठियों को उठा लिया। इसके बाद सांस रोककर कुछ क्षण में मैं वही पढ़ रहा। फिर पहले की तरह खिसक कर आप वापस आया। खड़े होकर मैंने कपड़े को झाड़ा और शकीला की ओर देखा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वह मुस्कुरा रही है। मेरा कलेजा तेजी से धड़धड़ाने लगा, पर ऐसी बात नहीं थी। मैंने बरामदे की बत्ती बुझा दी। इसके बाद मैंने मेज के सामने कुर्सी पर बैठी गई। पहले मैंने शकीला की लिखावट पेन से बुरी तरह काट दी। केवल 10 लाइनें लिखी थी। तब मैंने जल्दी जल्दी उसके नीचे कुछ लिखा और उसको जल्दी से जल्दी बंद करके पता लिख दिया। खत में जानते हैं क्या लिखा था? करीब करीब यही बातें थी कि यहाँ सभी मज़े में हैं। आपकी कोई भी खबर इधर नहीं मिली है। खास बात यह है कि मैं 2 महीने के लिए दफ्तर के काम से दिल्ली जा रहा हूँ। शकीला की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए सबको अपने साथ लिए जा रहा हूँ। वहाँ दफ्तर की ओर से ठहराने का इंतजाम है। आप कोई खत लिखें तो यहाँ केयर ऑफ पोस्ट मास्टर के पते से भेज दें। यहाँ के पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मेरे पास रिडायरेक्ट हो जाएगी और सब ठीक है। भगवान आपको मज़े में रखे। मनोहर चुप हो गया। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसका सारा शरीर 2-3 बार कांपा। मैं दुख से उसको देख रहा था। मेरे पास लोग आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रुपया पैसा देने की लालच देते हैं, पर इस तरह दिल खोल कर कोई भी बात नहीं करता। मनोहर के खत का मतलब मैं समझता हूँ, पर मैं उसको क्या ढांढस दे सकता हूँ। उसने आंखें पोंछ ली और अपने सिर को उठाया। वह मुस्कुराने लगा। फिर अचानक गंभीर होकर बोला, बाबूजी, उस समय को मैं लेकर चुपके से बाहर निकल गया। लेटर बॉक्स में खत छोड़कर जब मैं वापस आया, शकीला सो रही थी। मैंने सवेरे शकीला को बता दिया कि खत लिखकर छोड़ दिया है। शकीला बहुत खुश हुई। उसके चेहरे की उदासी की कालिमा को जैसे किसी ने भीगे हुए तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया था। वह चेहरा चमकने लगा था, पर मेरा मन रो रहा था।
उसके दिल में कोई संदेश न उठे, इसलिए मैं भी मुस्कुराने लगा। यह मुस्कुराहट मेरे लिए बड़ी अस्वाभाविक थी। शकीला दिन गिनने लगी। वह रोज़ कहती कि रुपए पैसे का इंतज़ाम कर लीजिए। मैं कहता कि सब ठीक हो जाएगा। दिन पर दिन बीतने लगे। इस तरह 1 महीना से अधिक दिन निकल गए और एक दिन सूचना मिली कि मामू की मृत्यु हो गई। मैं चाहता था कि इस खत को छिपा दूं, जिसको किसी पड़ोसी ने लिखा था। मैं किसी तरह पैसे का इंतज़ाम करके वहां गया। शकीला को साथ ले जाना संभव न हुआ। कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। मोहम्मद अली कंगाली की हालत में मरे थे। जब मैं वापस आया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कलेजे में छुरा घोंप दिया हो, और इस घाव से मैं जिंदगी भर छटपटाता रहूँगा। यह अपराध नहीं तो क्या है? मैं मोहम्मद अली का हत्यारा नहीं हूँ। मैं ऐसी धोखेबाजी नहीं करना चाहता था। मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता था, हंसमुख, मर्दाना। पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। इस दुनिया में मुझसे दुखी कौन होगा? आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कई बार शकीला ने कहा है कि इस मकान में कोई बात है। जब से इस मकान की छाया के नीचे हम रह रहे हैं, हमारी यह हालत हो रही है। मैं बेहद घबराया और डर गया। कम से कम किसी पंडित या ज्योतिषी को दिखाना चाहिए। यहाँ एक अच्छे ज्योतिषी हैं। मैं एक दिन सवेरे सवेरे शकीला को कुछ बताए बगैर घर से निकल गया। वहाँ बड़ी भीड़ थी। कई कारें खड़ी थी। भीतर कई मिनिस्टर, व्यापारी, जज और बड़े बड़े अफसर श्रद्धापूर्वक बैठे थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया था, पर मुझ इससे उनको संतोष नहीं था और वे कुछ और पाना चाहते थे। मैं पीछे बैठ गया। जब बड़े लोग प्रसन्न होकर चले गए तब कुछ मामूली लोग बच रहे, जिनमें मैं भी था। मेरा नंबर आने पर कलेजा बुरी तरह धड़कने लगा। ज्योतिषी ने मेरी जन्मतिथि और परेशानी की बात पूछी, फिर मन में एक फूल का नाम लेने को कहा। इसके बाद आंखें मूंद कर उसने कुछ सोचा और अंत में कहा कि तुम्हारे कमरे के नीचे एक कपार चिरवा प्रेत है। बहुत पहले एक व्यक्ति की धन के लालच में कपार पर लोहे की छड़ से मारकर हत्या कर दी गई थी और वहीं दफना दिया गया था। तुम्हारी किस्मत में धन तो बहुत है, पर यह प्रेत हर चीज को खा जाता है। वह कुछ होने नहीं देता। जब तक तुम उस मकान में हो तुम मज़े में नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए जल्दी से जल्दी उस मकान को छोड़ दो। बाबूजी, जब मैं वहाँ से चला तब मैं होश में नहीं था, लेकिन मेरी जान सुखी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ज्योतिषी ने जो बात कही है वह सच है। आज शाम को मैंने कई मकान देखे, पर वे बड़े महंगे हैं, इसलिए मैं आपके पास दौड़ा चला आया। बाबूजी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ बिखर गई। मैंने उसको समझाया कि आजकल के इस ज़माने में ज्योतिषी पर विश्वास करना ठीक नहीं। फिर आश्वासन दिया कि इसके बारे में कुछ न कुछ सोचा जाएगा और किया जाएगा। मकान के बारे में इससे अधिक किया जा सकता है। वह कुछ देर तक मेरी बातें चुपचाप सुनता रहा, फिर उठकर नमस्कार करने के बाद लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इस प्रकार ये कहानी मकान यहीं समाप्त होती है।
आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।